हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम अग्रवाल आज आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल एजुकेशन फॉर स्कॉलर्स में। आज फ्रेंड्स मैं यूपी पीजीटी कॉमर्स का जो सिलेबस है उसका एक टॉपिक लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है कालमाला। आज मैं उसे पढ़ाऊँगी आप लोगों को। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ ये कंटेंट मैंने कहाँ से लिया हुआ है। सांख्यिकी के सिद्धांत एक बुक है, डॉक्टर एस.एम. शुक्ल और एस.पी. सहाय जी का साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक है। मुझे बुक काफ़ी अच्छी लगी, इसका कंटेंट मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको लिया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसको बुक ले भी सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि कालमाला होता क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। कालमाला की परिभाषा हम लोग पहले देख लेते हैं। आर्थिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र में समय के साथ साथ अविराम गति से निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। अनेक मदों जैसे उत्पादन है, बिक्री है, आयात है, निर्यात है, रोजगार आदि में समय के साथ साथ परिवर्तन होते रहते हैं। वह सभी परिवर्तित तत्व जो समयांतर में संकलित किए जाते हैं काल श्रेणी के रूप में होते हैं। इस प्रकार की श्रेणी में तथ्यों को क्रमागत तरीके में रखा जाता है। इस प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन उपभोक्ता, व्यवसायी, प्रशासन व सभी वर्ग के लिए आवश्यक व उपयोगी है। आइए आगे देखते हैं। समय के आधार पर अवलोकन की श्रेणी काल श्रेणी कहलाती है। इसके पक्ष में विभिन्न मतलब कि जो है अर्थशास्त्रियों ने जो है अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो आप देख सकते हैं केने व कीपिंग शब्दों में समय पर आधारित समूह काल श्रेणी कहलाते हैं। और इसकी दूसरी परिभाषा जो दी है पीजी मूरे ने, इन्होंने कहा है किसी समय की अवधि पर आधारित मूल्यों की श्रेणी एक काल श्रेणी कहलाती है। और समय के किसी माह जैसे वर्ष, माह, दिन के आधार पर प्रस्तुत समंकों के व्यवस्थित क्रम की श्रेणी काल माला कहलाती है। ठीक है, या इसे हम लोग ऐतिहासिक चरमूल की श्रेणी भी चरमूल भी कहते हैं। और कालमाला के अंतर्गत स्वतंत्र चरमूल समय के प्रतीक होते हैं और आश्रित चरमूल समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तनों के प्रभाव को जो है प्रकट करने वाले समंक होते हैं। जनगणना वर्षों में भारत की जनसंख्या योजना काल में गेहूं का सर्वाधिक वार्षिक उत्पादन, चलन में मुद्रा की मात्रा आदि कालमाला के उदाहरण हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब देख लेते हैं कालमाला के विश्लेषण का महत्व। कालमाला के जो है विश्लेषण का महत्व हम नीचे देख सकते हैं। निम्न कारणों से इसका महत्व देख सकते हैं क्यों है इसका। पहला है परिवर्तनों का अध्ययन। इन मालाओं की सहायता से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, विशेषतः आर्थिक व व्यावसायिक क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। जीवन के कोई भी मतलब विभिन्न क्षेत्र में जो है इसका जो है हम लोग इसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन कर सकते हैं इसके द्वारा, इसलिए इसका महत्व जो है। दूसरा है भविष्य के बारे में अनुमान। इन मालाओं के जो है विश्लेषण के अध्ययन से भविष्य में होने वाले परिवर्तनों के विषय में अनुमान लगाया जा सकता है और इससे लाभ उठाया जा सकता है। या अगर हानि होती है तो उससे जैसे हानि होने वाली है तो उससे बचने के उपाय किए जा सकते हैं। तो कालमाला के द्वारा हम लोग भविष्य का अनुमान लगा के अगर फ्यूचर में हमारा जो है हानि हो रही तो उससे बच सकते हैं और लाभ को भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लाभ भी उठाया जा सकता है। फिर है पिछले अनुभव से लाभ। तो क्या है, भूतकाल में हुए परिवर्तनों की दिशा का अध्ययन करके और परिस्थितियों का विश्लेषण करके जिनके प्रभाव से ऐसा हुआ है महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उनके आधार पर व्यवहारों को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, पिछले अनुभव से भी हम लोग लाभ कमा सकते हैं। थोड़ा सा ये कम सही से मतलब ये स्कैन हुआ है, लेकिन मैं आपको कंटेंट मतलब बोल के समझा दे रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आइए यहाँ पे देख लेते हैं व्यापार चक्र। व्यापार चक्र का अनुमान भी हम लोग लगा सकते हैं, जैसे चक्रीय उच्चावचनों की सहायता से व्यापार में होने वाले उतार चढ़ावों का अनुमान लगाया जा सकता है और इस आधार पर अपनी क्रियाओं को नियंत्रित करके हानि से बचा जा सकता है और लाभ उठाया जा सकता है। ठीक है, फिर है दूसरी मालाओं के साथ तुलना इसकी की जा सकती है। इन मालाओं को आपस में तुलना की जा सकती है जिसका कारण और प्रभाव
का विस्तृत विश्लेषण किया जा सकता है। और सार्वभौमिक उपयोगिता, कालमालाओं के विश्लेषण की सार्वभौमिक उपयोगिता है। इनसे सभी वर्ग जैसे व्यवसायी है, कृषक हैं, उपभोक्ता हैं, अर्थशास्त्री हैं, सरकार हैं, निर्माणकर्ता हैं आदि लाभ उठाते हैं और इन अनुभवों के आधार पर अपनी क्रियाओं को नियंत्रित व संचालित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देख लेते हैं कालमाला के अध्ययन में निम्न बातों को ध्यान में रखा जाता है। क्या क्या है? परिवर्तन की दिशा, कारण और प्रभाव का अध्ययन, और अन्य मालाओं से हम लोग संबंध ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, आइए आगे हम लोग देखते हैं। अब क्या देखते हैं, कालमाला के संगठक क्या है, कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। इसके बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला दीर्घकालीन प्रवृत्ति या उपनति, दूसरा है अल्पकालीन उच्चावचन, इसके 2 पार्ट्स हैं, आर्तव विचरण और चक्रीय उच्चावचन। थर्ड है दैव या अनियमित उच्चावचन। हम लोग एक एक करके देख लेते हैं क्या है। पहला है दीर्घ प्रवृत्ति या उपनति। ये क्या होता है? जैसा कि इसमें लिखा भी हुआ है, दीर्घकालीन प्रवृत्ति से आशय उस प्रवृत्ति से है जिसमें एक लंबे समय के अंतर्गत परिवर्तन की समान दिशा का बोध होता है। मतलब इसमें है कि दीर्घकालीन, एक लंबे समय के अंतर्गत परिवर्तन की समान दिशा का बोध होता है, लंबे टाइम के लिए, ये साल भर से ऊपर के लिए है। और या तो थोड़े समय में परिवर्तन की दिशाएं विभिन्न हो सकती हैं, परंतु दीर्घकाल में उसकी एक निश्चित दिशा होती है। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 100 रुपये है, ठीक है। अब 100 रुपये में फ्यूचर में एक दीर्घकालीन है ना, तो इसमें हो सकता है कि आगे चल के वो 100 रुपये बढ़ भी सकता है। मान लीजिए कोई इन्वेस्ट करते हैं, कुछ भी, मतलब एक अनुमान के तौर पे हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं। तो फ्यूचर में अगर हम लोग देखें तो वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन एक निश्चित है कि वो होगा ही होगा। हो सकता है शॉर्ट टर्म में अगर होता है तो थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पे रहेगा तो वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसे है ये। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अल्पकालीन उच्चावचन। अल्पकालीन उच्चावचन वो होता है जो एक समय के, 1 वर्ष के अंतर्गत किया जाता है। दीर्घकालीन 1 वर्ष से ऊपर होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म होता है तो थोड़े समय में ही होता है, लेकिन बेसिकली वो ज़्यादा समय के दीर्घकालीन के लिए होता है। अल्पकालीन जो 1 वर्ष के अंतर्गत प्रकृति व रीति रिवाजों के संबंध के कारण होते रहते हैं। इन परिवर्तनों की प्रकृति क्या होती है? नियमित होती है और सामाजिक परिवर्तनों में एक निश्चित समय उपरांत पुनरावृत्ति होती है। ठीक, सामयिक परिवर्तनों में नियमितता होने के कारण इसका पूर्वानुमान बड़ी सुगमता से किया जा सकता है। और इसके भी 2 प्रकार हैं, जैसे मैंने बताया था, आर्तव विचरण और चक्रीय। आर्तव विचरण ऐसे तथ्यों को प्रभाव होते हैं जो परिणाम में नियमित हो और एकरूपता से घटते बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे विचरण प्रति घंटा, प्रतिदिन, प्रति माह हो सकते हैं। और आर्थिक समंको में प्रायः ऐसे परिवर्तन होते हैं। वस्तुओं के मूल, उनका उत्पादन, उपभोग, ब्याज की दरें इत्यादि सभी मौसमी परिवर्तन या आर्तव विचरण दिखाते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि जो प्रति माह और प्रतिदिन, प्रति घंटा इतने शॉर्ट टर्म होते हैं, इस टाइप के जो होते हैं वो आर्तव विचरण कहलाते हैं। ठीक है, और फिर आगे देखते हैं चक्रीय उच्चावचन क्या है। चक्रीय उच्चावचन भी नियमित होते हैं, किंतु इनकी अवधि 1 वर्ष से क्या होती है? अधिक होती है। ये व्यापार चक्रों से उत्पन्न होते हैं। व्यापार चक्र आर्थिक गति में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और वे मूल्यों, उत्पादन, श्रमिकों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक इत्यादि को प्रभावित करते हैं। ये जैसे व्यापार चक्र की 4 अवस्थाएं होती हैं, अभिवृद्धि, ह्रास, अवसाद और पुनरुत्थान। इनसे ये क्या होती है? प्रभावित होती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं थर्ड वाला, दैव या अनियमित उच्चावचन क्या होता है। उपयुक्त नियमित उच्चावचनों के अतिरिक्त कभी कभी जो है कालमालाओं में अनियमित या दैव योग से उच्चावचन हो जाया करते हैं। जैसे ऐसे उच्चावचन प्रायः आकस्मिक कारणों जैसे कि तकनीकी विकास, युद्ध, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक अशांति इत्यादि से उत्पन्न होते हैं, जो प्रायः कमहीन और अनियमित होते हैं। ऐसे उच्चावचन क्योंकि देव योग से अकस्मात होते हैं, अतः इनका पूर्वानुमान करना या मापन वैज्ञानिक ढंग से असंभव है। यही कारण है कि इनको मापने की कोई सांख्यिकीय विधि नहीं है।
प्राकृतिक आपदाओं को कौन माप सकता है, इसका कहने का ये अर्थ है। ठीक है फ्रेंड्स, आज आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इसे प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो सभी के पास पहुँचे और सभी को इसका लाभ हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।